नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में। टुडे ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के तहत बड़ी खबर आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें सबसे पहली बड़ी खबर में बिहार में जेडीयू और भाजपा को बड़ा झटका। चुनाव से पहले नीतीश कुमार को यह झटका लग गया है और मंत्री श्याम रजक अब आरजेडी में शामिल हो सकते हैं और इसी के साथ जेडीयू से इस्तीफे की खबर आ रही है। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि आरजेडी ने अपने 3 विधायकों को पार्टी से 6 साल के लिए निकाल दिया है। और तीसरी बड़ी खबर में जिक्र होगा राहुल गांधी का, जिन्होंने फेसबुक व्हाट्सएप पर बीजेपी और आरएसएस के कब्जा होने का आरोप लगाया है और यह भी कहा है कि भाजपा और आरएसएस फेसबुक और व्हाट्सएप पर फेक न्यूज और नफरत फैला रहे हैं। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी राहुल गांधी की इस बात से सहमत हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट करके हमें बताइए कि बिहार में किसकी सरकार बनने वाली है। रुक करते हैं दोस्तों तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार चुनाव से पहले नीतीश कुमार को झटका, मंत्री श्याम रजक हो सकते हैं आरजेडी में शामिल। जी हां दोस्तों, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर सियासी सरगर्मियां बढ़ती जा रही हैं। बताया जा रहा है कि बिहार के उद्योग मंत्री श्याम रजक कल यानी सोमवार को अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक बाद में वो जेडीयू छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो सकते हैं। फिलहाल 17 अगस्त को उनका इस्तीफा तय माना जा रहा है। श्याम रजक के आरजेडी में शामिल होने के कयास पहले से ही लगाए जा रहे हैं, हालांकि अभी तक इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। श्याम रजक का नाराज होकर आरजेडी में शामिल होने की बात को बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू के लिए झटका माना जा रहा है। बता दें कि श्याम रजक एक समय में लालू प्रसाद यादव के करीबी नेताओं में गिने जाते थे। बिहार में श्याम रजक राबड़ी देवी सरकार में मंत्री भी थे। बताया जा रहा है कि श्याम रजक जेडीयू में अपनी अनदेखी से उपेक्षित महसूस कर रहे थे। कई कोशिशों के बावजूद जब हालात नहीं बदले तो अंदर खाने से ये संभावना जताई जाने लगी थी कि श्याम रजक की फिर अपनी पुरानी पार्टी आरजेडी में घर वापसी हो सकती है। श्याम रजक 2009 में राष्ट्रीय जनता दल को छोड़कर जेडीयू में शामिल हुए थे। जेडीयू के टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े और मंत्री बने। फिलहाल अब कहा जा रहा है कि बिहार में अहम दलित चेहरे के रूप में जाने जाने वाले श्याम रजक फिर राष्ट्रीय जनता दल में वापसी कर रहे हैं। जातिगत समीकरण के लिहाज से श्याम रजक का आरजेडी में लौटना नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के लिए झटका माना जा रहा है। एलजेपी और जेडीयू के रिश्ते, श्याम रजक के नीतीश कुमार का साथ छोड़ने की बात ऐसे समय की जा रही है जब एनडीए की साझेदार एलजेपी की बिहार में जेडीयू से रिश्तों में खटास बढ़ती दिख रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान में टकराव बढ़ रहा है। दोनों दलों के नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बिहार चुनाव, आरजेडी ने अपने 3 विधायकों को पार्टी से 6 साल के लिए निकाला। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव के नजदीक आने से पहले सियासी हलचलें तेज हो गई हैं। आज दिन में प्रदेश सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले श्याम रजक के जेडीयू छोड़कर राजद में जाने की खबरों ने जहां सियासत गरमा दी, वहीं दोपहर बाद राष्ट्रीय जनता दल ने अपने 3 विधायकों को 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासित कर इस गर्माहट को और बढ़ा दिया है। राजद ने जिन 3 विधायकों को पार्टी से निष्कासित किया है उनमें महेश्वर प्रसाद यादव, प्रेमा चौधरी और फराज फातमी शामिल हैं। इन तीनों को पार्टी विरोधी गतिविधियों को लेकर राजद से निकाला गया है। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह और आलोक मेहता ने आज दोपहर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इन तीनों विधायकों को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित किए जाने की जानकारी दी। इन विधायकों में महेश्वर प्रसाद यादव गायघाट से जबकि प्रेमा चौधरी पातेपुर से विधायक हैं। राजद की ओर से बताया गया कि पार्टी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के निर्देश पर पार्टी के संविधान के तहत इन तीनों को राजद से निष्कासित किया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान राजद ने कोरोना काल के दौरान बिहार सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया। पार्टी नेताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला करते हुए कहा कि कोरोना और बाढ़ जैसी आपदा के बीच अगर किसी ने जनता के बीच जाकर उनके दुख दर्द को जाना है तो वह केवल तेजस्वी यादव हैं। राजद ने कहा कि नीतीश कुमार के शासनकाल में बिहार में अपराध चरम पर पहुंच चुका है। राजद शासन के दौरान बिहार अपराध के मामले में जहां 26वें स्थान पर था, वहीं आज देश भर में यह 23वें स्थान पर है। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। फेसबुक व्हाट्सएप पर बीजेपी और आरएसएस का कब्जा, फैलाते हैं फेक न्यूज, नफरत। राहुल गांधी, जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी आरएसएस भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को नियंत्रित करते हैं। वे इसके माध्यम से फर्जी खबरें और नफरत फैलाते हैं। राहुल गांधी ने एक अखबार की रिपोर्ट का हवाला देते हुए बीजेपी और आरएसएस पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, बीजेपी और आरएसएस का भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप पर कब्जा है। वे इसके जरिए फेक न्यूज और नफरत फैलाने का काम करते हैं। वे इसका इस्तेमाल मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए करते हैं। असल में फेसबुक के कर्मचारियों के हवाले रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में ऐसे कई लोग हैं जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर नफरत फैलाते हैं। कर्मचारियों का कहना है कि वर्चुअल दुनिया में नफरत वाली पोस्ट करने से असली दुनिया में हिंसा और तनाव बढ़ता है।
क्या है मामला। अमेरिका के समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता टी राजा ने अपनी फेसबुक पोस्ट में कहा था कि रोहिंग्या मुसलमानों को गोली मार देनी चाहिए, मुस्लिमों को देशद्रोही बताया था और मस्जिद गिराने की भी धमकी दी थी। इसका विरोध फेसबुक की कर्मचारी ने किया था और इसे कंपनी के नियमों के खिलाफ माना था। हालांकि कंपनी के भारत में बैठने वाले वरिष्ठ कर्मचारियों ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया था। अब फेसबुक की विश्वसनीयता को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। फेसबुक पर उठे सवाल। इन रिपोर्टों को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने फेसबुक के सीईओ मार्क जकरबर्ग पर सवाल किए। दिग्विजय सिंह ने रविवार को ट्वीट किया, मार्क जकरबर्ग प्लीज इस पर बात करें। प्रधानमंत्री मोदी के अंकित दास को फेसबुक में नियुक्त किया गया, जो खुशी खुशी मुस्लिम विरोधी पोस्ट को सोशल मीडिया पर अप्रूव करता है। आपने साबित कर दिया कि आप जो उपदेश देते हैं उसका पालन नहीं करते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। शिवसेना का केंद्र सरकार पर तंज। रूस ने पेश किया आत्मनिर्भरता का पहला सबक, हम सिर्फ प्रवचन दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, शिवसेना ने रविवार को मोदी सरकार पर रूस के कोरोना वैक्सीन लॉन्च किए जाने को लेकर तंज कसा। शिवसेना सांसद और प्रवक्ता संजय राउत ने रविवार को कहा कि रूस ने कोरोना की वैक्सीन लॉन्च करके पूरी दुनिया को आत्मनिर्भरता का सबक दिया, जबकि भारत सिर्फ अभी प्रवचन दे रहा है। वैक्सीन पर रूस की प्रशंसा करते हुए शिवसेना के मुखपत्र सामना के साप्ताहिक कॉलम रोक ठोक में संजय राउत ने लिखा कि यह सुपर पावर होने का संकेत है। राउत ने कहा कि भारतीय नेता रूस के मॉडल के उदाहरण का पालन नहीं करेंगे क्योंकि वे अमेरिका के साथ हैं। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने मंगलवार को ऐलान किया कि रूस ने दुनिया की पहली कोरोना वैक्सीन बना ली है। स्पुतनिक वी नामक वैक्सीन को रूसी राष्ट्रपति ने सुरक्षित और असरदार बताया है। इसके साथ ही उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने अपनी बेटी को भी कोरोना वैक्सीन लगवाई है। राउत ने कॉलम में लिखा, जब पूरी दुनिया रूसी वैक्सीन को असुरक्षित बताने पर तुली हुई है, तब पुतिन ने उसे अपनी बेटी पर लगवाकर देश के लोगों का विश्वास में लिया। उन्होंने लिखा, रूस ने दुनिया के सामने आत्मनिर्भर होने का उदाहरण दिया है, वहीं हम लोग आत्मनिर्भर पर सिर्फ उपदेश ही दे रहे हैं। संजय राउत ने महंत नृत्य गोपाल दास के कोरोना पॉजिटिव होने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर सवाल खड़े किए। उन्होंने पूछा कि क्यों पीएम मोदी, जिन्होंने महंत गोपाल दास से राम मंदिर के भूमि पूजन के दौरान हाथ मिलाए थे, क्या वे खुद को क्वारंटाइन करेंगे। राउत ने कहा कि दिल्ली कभी भी इस तरह के आतंक के अधीन नहीं थी जितनी अभी कोरोना वायरस के समय है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रियंका का योगी सरकार पर हमला, कहा स्मार्ट मीटर के चलते 4 गुना बढ़े बिजली बिल। जी हां दोस्तों, उत्तर प्रदेश में स्मार्ट बिजली मीटर को लेकर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर सवाल उठाए हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि अगर बिजली मीटर स्मार्ट है तो गलत कमांड के कारण जन्माष्टमी के दिन घरों में अंधेरा क्यों छा गया। प्रियंका गांधी का यह आरोप भी है कि यूपी में स्मार्ट मीटर की वजह से यूपी में कई लोगों के 4 गुना बिल आए हैं। प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में लिखा, बिजली मीटर स्मार्ट है क्या? जन्माष्टमी के दिन स्मार्ट मीटरों में गलत कमांड ने लाखों घरों को अंधेरे में रखा। खबरों के अनुसार इन स्मार्ट मीटरों की वजह से बहुत लोगों के बिल 4 गुना आए हैं। यूपी सरकार स्मार्ट मीटर के नाम पर शोषण बंद करे और जांच कराकर नुकसान की भरपाई करे। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पिछले कई महीनों से योगी सरकार को निशाने पर लेती रही हैं। आपराधिक घटनाओं और कोरोना को लेकर उन्होंने कई बार यूपी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। बिजली बिल को लेकर अभी हाल ही में प्रियंका गांधी ने एक ट्वीट में लिखा, जनता कहती है यूपी में बिजली की दरें कंपनियों के फायदे के लिए बढ़ाई गई है। यूपी राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद की तरफ से घरेलू फिक्स्ड चार्ज और कॉमर्शियल न्यूनतम चार्ज खत्म करने और किसानों के लिए बिजली दरों में कमी किए जाने की मांग एकदम जायज है। सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में बढ़ते अपराधों पर आप सांसद ने योगी सरकार को फिर लिया आड़े हाथ। जी हां दोस्तों, समाज में वहम नस्यें फैलाने संबंधी विभिन्न मुकदमों का सामना कर रहे आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार पर पलटवार करते हुए रविवार को कहा कि लोकतांत्रिक तरीके से चुनी गई सरकार अपराधियों की तरह काम नहीं कर सकती। सिंह ने कहा, उत्तर प्रदेश के योगी राज को जंगल राज कहना भी शायद कम होगा, क्योंकि जंगल के भी अपने कुछ नियम होते हैं। यहाँ ना तो ना कोई नियम है, ना कानून और ना ही व्यवस्था। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा, आप ठोको नीति से सरकार चलाना चाहते हैं। यह एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार अपराधियों की तरह काम नहीं कर सकती। उसे कानून के मुताबिक ही काम करना होता है। कानून का राज तब होता है जब आपकी समाज के अंदर एक विश्वसनीयता हो, और यह सरकार अपनी विश्वसनीयता खो चुकी है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण यह है कि मुख्यमंत्री की पार्टी के 200 विधायक उनके खिलाफ विधानसभा में धरने पर बैठ गए थे। आपकी उत्तर प्रदेश इकाई के प्रभारी ने कहा, लोग
लोकसभा की संवैधानिक तरीके से चुनी गई सरकार सबके लिए होती है, किसी जाति विशेष के लिए नहीं। मैंने यह सवाल उठा दिया तो 5 जिलों में मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिए गए। उन्होंने कहा, मैं इन मुकदमों से कतई डरने वाला नहीं हूं और जो भी सच है वह लगातार बोलता रहूंगा। एक लोकतांत्रिक सरकार से यह कहना कि आप सबके लिए काम करिए, वह जाति का अपमान कैसे हो गया। गौरतलब है कि संजय सिंह पर एक जाति विशेष के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोपों में लखीमपुर, संत कबीर नगर, अलीगढ़, मुजफ्फरनगर और ग्रेटर नोएडा के में मुकदमे दर्ज कराए गए हैं। उन पर समाज को बांटने और सामाजिक समरसता बिगाड़ने वाला बयान देने का आरोप है। सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राम राज्य लाने की बात करते हैं और कोई उनसे पूछे कि राम का आदर्श क्या था। श्री राम ने वानरों और भालू की सेना बनाकर रावण का नाश किया। श्री राम ने उन सभी को साथ लेकर लड़ाई लड़ी, कष्ट सहकर भी जनता को सर्वोपरि रखा। योगी जी राम राज्य की बात तो करते हैं लेकिन सबके हित में काम नहीं करना चाहते। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पत्नी डिंपल संग कन्नौज पहुंचे अखिलेश यादव। 2022 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटी सपा। जी हां दोस्तों, सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रविवार को अपनी पत्नी डिंपल यादव के साथ कन्नौज पहुंचे। यहां उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं से मुलाकात कर 2022 विधानसभा चुनाव में जुटने के लिए कहा। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों से भी बात की। उन्होंने कहा कि कन्नौज में एक बहादुर बच्चे ने अपनी जान की परवाह न किए बिना पानी में डूबती हुई एक बच्चे की जान बचाई। इस बच्चे की बहादुरी के लिए सपा द्वारा 25,000 रुपए देकर सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में बहादुरी का काम करने वालों को सम्मानित किया जाता था, सरकार आने पर फिर इनको सम्मानित किया जाएगा। कन्नौज जिले में किसानों के लिए सपा सरकार में बनाए जाने वाले विशिष्ट के निर्माण पूर्ण न होने पर उन्होंने कहा कि सरकार की विशिष्ट मंडी का निर्माण पूर्ण कराकर उसकी जल्द किसानों के हित के लिए उसको शुरू करा देना चाहिए। प्रदेश में बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर उन्होंने कहा कि इस सरकार में अपराध बेकाबू हो गया है, हर तरफ हत्या अपहरण जैसी घटनाएं रोज हो रही हैं। शिवपाल सिंह यादव के सपा विलय बयान पर उन्होंने कहा कि वह पत्रकारों को नहीं बताएंगे। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कांग्रेस के निशाने पर फेसबुक, व्हाट्सएप, भारत में नफरत फैलाने के खुलासे की जेपीसी जांच की मांग। जी हां दोस्तों, भारत में सत्ताधारी बीजेपी से मिली भगत कर व्यापारिक फायदे के मद्देनजर अपने प्लेटफॉर्म से नफरत फैलाने वाली सामग्री हटाने के नियमों का पालन नहीं करने को लेकर फेसबुक और व्हाट्सएप सवालों के घेरे में है। खासतौर पर कांग्रेस के निशाने पर अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट से हुए इस खुलासे के आधार पर राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भारत में फेसबुक और व्हाट्सएप को बीजेपी और आरएसएस नियंत्रित करते हैं। कांग्रेस ने इस मामले को चौंकाने वाला और दुखद करार देते हुए इसकी जांच के लिए जेपीसी यानी संयुक्त संसदीय समिति के गठन की मांग की है। वहीं कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने कहा है कि इन खबरों को लेकर सूचना प्रौद्योगिकी पर बनी संसदीय समिति फेसबुक का पक्ष जानना चाहेगी। इस मामले को देश में नफरत का माहौल फैलाने के साथ ही लोकतंत्र की जड़ों पर हमला बताते हुए कांग्रेस नेता अजय माकन ने जांच के लिए जेपीसी बनाने की मांग की है। अजय माकन ने कहा, संयुक्त संसदीय दल इस बात की जांच करे कि किस प्रकार से फेसबुक और व्हाट्सएप चुनाव में बीजेपी की मदद करने के लिए और घृणा का माहौल पैदा करने के लिए काम कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में माकन ने कहा, इसके साथ इस बात की भी जांच होनी चाहिए कि फेसबुक और व्हाट्सएप के बड़े पदों पर बैठे कितने कर्मचारी हैं जिनके पुराने संबंध भारतीय जनता पार्टी और उनके नेताओं से है, जो बीजेपी सरकार की मदद से फेसबुक और व्हाट्सएप को धन दौलत का फायदा दिलवाना चाहते हैं और बदले में भारत के अंदर घृणा का माहौल कायम कर चुनाव में भाजपा को मदद करना चाहते हैं। वॉल स्ट्रीट जर्नल और मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कांग्रेस ने फेसबुक की भारत में प्रमुख आंखी दास पर आरोप लगाया कि उन्होंने कथित तौर पर बीजेपी नेताओं की नफरत फैलाने वाली सामग्री पर कार्रवाई करने में रुकावट पैदा की और तर्क दिया कि मोदी की पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई करने से फेसबुक के व्यापारिक हित प्रभावित होंगे। कांग्रेस ने सरकार से सवाल पूछा है कि क्या यह व्यापारिक हित व्हाट्सएप पे के लाइसेंस के लिए फेसबुक के आवेदन से जुड़ा हुआ है। कांग्रेस ने दावा किया कि आंखी दास की नजदीकी रिश्तेदार रश्मि दास जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में आरएसएस की छात्र शाखा एबीवीपी की अध्यक्ष रह चुकी हैं। कांग्रेस ने यह भी कहा कि व्हाट्सएप के एक बड़े अधिकारी शिवनाथ ठकराल बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार का काम कर चुके हैं। अमेरिका में फेसबुक के प्रमुख से हुई पूछताछ का हवाला देते हुए कांग्रेस नेता अजय माकन ने मांग की, जब अमेरिका में फेसबुक पर आरोप लगे तब वहां सीनेट में फेसबुक के प्रमुख को बुलाकर उनसे पूछताछ की गई थी। ब्राजील में भी इसी तरह से संसदीय जांच की गई। इसी तरह भारत में सरकार के आरोपों की जांच के लिए जेपीसी गठित करनी चाहिए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस, शिवसेना ने मोदी सरकार पर साधा निशाना, कहा भाभी जी पापड़ का हो गया राजफाश। जी हां दोस्तों, शिवसेना वे अपने मुखपत्र सामना में कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। सामना ने लिखा है कि आत्मनिर्भरता का पहला सबक रूस ने पेश किया है, जबकि हम सिर्फ आत्मनिर्भरता का प्रवचन झाड़ते रहते हैं। शिवसेना ने दावा किया है कि दिल्ली के लोग आज कोरोना से काफी ज्यादा डर गए हैं, जबकि पहले उन्हें अमित शाह और पीएम मोदी का भी डर था।
सरकार के दावे फेल। सामना ने अपने संपादकीय में आरोप लगाया है कि कोरोना को लेकर केंद्र सरकार के सारे दावे फेल हो गए हैं। लिखा है, बीजेपी के भाभी जी पापड़ का हो गया राजफाश। इसका प्रचार करने वाले मंत्री ही हो गए कोरोना पॉजिटिव। हिंदुस्तान कोरोना के खिलाफ भाभी जी पापड़ बेलता रहा और वहां रूस कोरोना पर वैक्सीन बनाकर बाजार में ले आया। विश्व स्वास्थ्य संगठन को भी इस बारे में नहीं पूछा। इसे कहते हैं महासत्ता। हम हमारे पद में हैं। आत्मनिर्भरता का यह पहला सबक रूस ने पेश किया है। सामना ने लिखा है, जो आयुष मंत्रालय अपनी दवाइयों के उपयोगी होने का दावा कर रहा था, वही अपने मंत्री को कोरोना पॉजिटिव होने से नहीं बचा पाया। सामना ने यह भी पूछा है कि क्या पीएम मोदी क्वारंटाइन होंगे। लिखा है, महंत गोपाल दास के संक्रमित होने की जानकारी मिलने के बाद हमारे प्रधानमंत्री मोदी भी क्वारंटाइन होंगे क्या? यह सवाल उठता है। बता दें कि पिछले दिनों महंत गोपाल दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। उन्होंने राम मंदिर भूमि पूजन के कार्यक्रम में भाग लिया था, जहां पीएम मोदी भी पहुंचे थे। सामना ने यह भी आरोप लगाया है कि कोरोना के चलते देश भर में बेरोजगारी बढ़ रही है। लिखा है, आज देश के 14 करोड़ लोगों को बेरोजगार होने की बात अधिकृत तौर पर कही गई, लेकिन देश चलाने वाली दिल्ली को ही काम नहीं है। ऐसी अवस्था है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पार्टी में अपनी अनदेखी से नाराज बिहार सरकार के मंत्री श्याम रजक दे सकते हैं इस्तीफा। सूत्र, जी हां दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले जेडीयू को बड़ा झटका लग सकता है। सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि जेडीयू नेता और बिहार सरकार के उद्योग मंत्री श्याम रजक पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। इस संबंध में सूत्र ने बताया, श्याम रजक पार्टी में हो रहे लगातार अनदेखी से आहत हैं। ऐसे में वो जल्द ही पार्टी से इस्तीफा दे सकते हैं। बता दें कि जेडीयू नेता श्याम रजक के लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में शामिल होने की चर्चा है। इस संबंध में श्याम रजक की करीबियों ने बताया कि पिछले कई मौकों पर उन्होंने महसूस किया है कि पार्टी में उनका सम्मान नहीं है और ना ही उनकी बातों को सुना जा रहा है। हाल ही में हुए जेडीयू के वर्चुअल रैली से उनको दूर रखा गया। करीबी बताते हैं, मंत्री रहते उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मंत्रालय को लेकर अपनी समस्याएं बताई, लेकिन उसे इग्नोर किया जाता रहा। यहां तक कि उनके विधानसभा क्षेत्र में किसी दूसरे नेता अरुण मांझी को चुनाव में घूमने के लिए कहा जा रहा है। इस तरह से पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच संशय बन रहा है। ऐसे में मंत्री पद पर बने रहने का कोई औचित्य नहीं है। करीबी बताते हैं, श्याम रजक अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों से राय ले रहे हैं। संभावना है कि सोमवार को इस बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस्तीफे का ऐलान कर सकते हैं। मालूम हो कि श्याम रजक लालू यादव की पार्टी आरजेडी में थे और राबड़ी देवी के मंत्रिमंडल में मंत्री थे, लेकिन 2009 में आरजेडी के फूलवारी शरीफ से विधायक पद से इस्तीफा देकर श्याम रजक जेडीयू में शामिल हो गए थे। हालांकि उपचुनाव हार गए थे, लेकिन 2010 में विधायक बने और इन्हें मंत्री पद मिला था। वहीं 2015 में महागठबंधन से विधायक बने थे, लेकिन इस बार मंत्री नहीं बनाया गया। हालांकि बीजेपी के साथ बने गठबंधन में नीतीश कुमार ने उन्हें फिर से मंत्री बनाया था। इधर यह भी खबर है कि एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान नीतीश कुमार से अपना समर्थन वापस ले सकते हैं। दरअसल लंबे समय से दोनों पार्टियों के बीच चल रहा मतभेद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में हाल ही में चिराग पासवान ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की थी, जिसके बाद उन्होंने कल पटना में पार्टी नेताओं की आपात बैठक बुलाई थी। ऐसे चर्चाएं हैं कि पार्टी बैठक में नीतीश कुमार की सरकार के समर्थन वापस लेने पर भी विचार किया गया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। चिराग व तेजस्वी के बाद अब कुशवाहा के निशाने पर सीएम नीतीश, मांझी पड़े नरम। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों के बीच आरोप प्रत्यारोप व घोषणाओं का दौर भी चल रहा है। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकार की कार्यों को गिनाया, साथ ही कई घोषणाएं भी की। इस बीच राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चल रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव नीतीश सरकार पर हमलावर हैं, तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड के सहयोगी लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान जन समस्याओं को उठाने के बहाने नीतीश कुमार को निशाने पर ले रहे हैं। उधर विपक्षी महागठबंधन के घटक राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा भी नीतीश पर हमलावर हैं, तो हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा अध्यक्ष जीतन राम मांझी अपने महागठबंधन के खिलाफ जाकर नीतीश कुमार के प्रति नरम दिख रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वतंत्रता दिवस के संबोधन पर टिप्पणी करते हुए आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि मुख्यमंत्री का संबोधन झांसियों से भरा पड़ा था। बिहार में 15 वर्षों में शिक्षकों, डॉक्टरों, नर्सों व इंजीनियर आदि के पदों पर बहाली या तो ना के बराबर या दोषपूर्ण हुई है। इसके फलस्वरूप आज व्यवस्थाएं चरमराई हुई हैं। अब जबकि सरकार की गिनती के दिन बचे हैं, तो नीतीश कुमार भर्तियों के नाम हवाबाजी कर रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने भले ही बिहार विधानसभा चुनाव कराने की ठान ली है, लेकिन विभिन्न दलों के नेता फिलहाल इसे टालने के पक्षधर हैं। बताया जा रहा है कि बीजेपी ने पार्टी के जिला अध्यक्ष, जिला प्रभारी और जिला पदाधिकारी की इस बाबत राय ली थी, जिसमें अधिकांश ने कोरोना और बाढ़ का हवाला देकर चुनाव टालने की बात कही। एलजेपी का स्टैंड तो चुनाव के विरोध में ही है। अन्य दलों के कई नेता भी चुनाव के विरोध में हैं। हालांकि वे यह भी कह रहे हैं कि अगर चुनाव हुआ तो विरोध भी नहीं करेंगे।
रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार समझ लें कि उनके तीर से वीर तेजस्वी अब रुकने वाले नहीं हैं। आरजेडी। जी हां दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव द्वारा ट्विटर पर निशाना साधने को लेकर पलटवार किया था। सीएम नीतीश ने तेजस्वी पर निशाना साधते हुए लिखा था कि कोई काम नहीं करेगा, घर में सोया रहेगा और कुछ न कुछ लिख देगा, कुछ नहीं जानता, बस ट्वीट करता रहता है। सीएम नीतीश के इस बयान पर राज्य में सियासी उफान आ गया है। कांग्रेस नेता नरेंद्र मिश्रा ने कहा कि तेजस्वी आपकी सरकार में डिप्टी सीएम थे, फिर यह आप कैसे कह सकते हैं कि तेजस्वी को कुछ नहीं आता। कल सुशील मोदी के बारे में भी आप बोलेंगे कि उन्हें कुछ नहीं आता। दरअसल आप तेजस्वी यादव के ट्वीट से घबरा गए हैं। बीते 3-4 महीनों से आप कहीं नहीं निकले हैं। तेजस्वी यादव और महागठबंधन की सक्रियता सबको मालूम है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि तेजस्वी यादव के तीखे सवालों से सीएम बौखला गए हैं। तेजस्वी तो ट्वीट कर बस उनके 15 सालों के हिसाब मांग रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार के पास इसका जवाब नहीं है, इसलिए तेजस्वी पर हमला बोल रहे हैं। लेकिन नीतीश जी ये समझ लें कि उनके तीर से वीर तेजस्वी अब नहीं रुकने वाले हैं। इधर बीजेपी प्रवक्ता निखिल आनंद ने नीतीश कुमार के बयान को सही ठहराया है। निखिल आनंद ने कहा, सीएम की चिंता बिहार के सामूहिक संदर्भ में विपक्ष की भूमिका को लेकर है। बिहार में विपक्ष आक्रमणीय है और उसकी कोई सार्थक भूमिका नहीं है। सिर्फ नेगेटिव ट्वीट करके विपक्ष अपनी जिम्मेदारी निभा रहा है। नेता विपक्ष यदा कदा कहीं जाकर फोटो खिंचवा लिया करते हैं। किसी भी त्रासदी के दौर में सरकार काम करती रही और विपक्ष प्रोपेगेंडा करती रही।